कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी जीएस में, जहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराती हूं। मैंने एमजीपीई 8 का आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कराए थे। आज मैं कराने वाली हूं एमएडी 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एमएडी 8 का नाम है भूमंडलीयकरण एवं पर्यावरण। तो देखिए दोस्तों, मैं ये देख रही हूँ कि आप वीडियो को देखते हैं, बट लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप वीडियोस को। देखिए, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा और वीडियो डालने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो पहले ही मिल जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अभी इग्नू के डाल रही हूँ तो बाकी और किसी काम की वीडियो नहीं होगी। आगे वीडियोस भी मैं स्टडी से रिलेटेड डालती रहूँगी, इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो आप सभी शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र अभिकरण की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब ये संयुक्त राष्ट्र अभिकरण कौन है? इस संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां ही हैं। जो एजेंसियां होती हैं उन्हीं के बारे में बताना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की क्या भूमिका है पर्यावरण में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर। देखिए, तो बता रहे हैं कि दिसंबर 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ब्रॉडलैंड रिपोर्ट स्वीकार करी थी, और अगले ही वर्ष इसने यह संयुक्त राष्ट्र सभा जो पर्यावरण और विकास पर आधारित थी, यानी कि जो ये संयुक्त राष्ट्र सभा है ये किस चीज़ पर आधारित थी? पर्यावरण और विकास पर। जून 1992 में ब्राज़ील में रियो सम्मेलन जो है बैठक बुलाई गई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर जो है यूएनसीईडीपी ने जनादेश दिया था। यूएनसीईडी मतलब यही है कि जो पर्यावरण से रिलेटेड है, और जिसमें कि अपनी रणनीतियों को बढ़ाने और पर्यावरण के क्षरण के प्रभावों को रोकने और उलटने सभी देशों में पर्यावरण दृढ़ और स्थायी विकास को बढ़ावा देने की घोषणा की गई थी। यानी कि क्या कहा गया था इसमें? यही कहा गया था कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके हैं उनको रोका जाए, और पर्यावरण को दृढ़ बनाने के लिए जो विकासकारी कार्य हैं उनको बनाने के लिए काम किया जाए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिक सम्मेलन था, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय विकास की मांग पर इन्होंने जोर दिया था। तो इन्होंने काम किया है एजेंसियों ने। तो इनके जिन्होंने किन किन समझौतों पर काम किया एजेंसियों ने, तो फर्स्ट है यहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। उसमें क्या किया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो सम्मेलन का एक भाग था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि सतत विकास की दिशा में अभ्यास करना, कि हम भारत में सतत विकास की योजना हो सके। इसका ध्यान कई विषयों पर था। वो विषय क्या क्या थे? विषय रेडियोधर्मी अनुपयोगी पदार्थ, जैव विविधता संरक्षण, यानी हमारी जैव विविधता के संरक्षण हो सके, विषैले रसायन पदार्थों का बखाली हो सके, उनको हटाया जा सके, गरीबी पर हो सके कुछ उपचार, उत्पादन और उपभोग के तरीकों पर ध्यान जो है केंद्रित इन्होंने किया था। इसमें पर्यावरण क्षरण के प्रश्न पर भी विवेचन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र आयोग के स्थायी विकास दो प्रमुख मुख्य एजेंडा जिन्होंने तैयार किया था, उसमें क्या था? पहले में कार्य सूची 21 में दिए गए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर नज़र रखना, और दूसरा उनको उजागर करना। ठीक है, आगे बता रहे हैं। दूसरा, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन पर भी काम किया था संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने। तो क्या है इसमें? संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन रियो सम्मेलन का ही एक भाग था, जिसमें कि जैव विविधता पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, और विभिन्न देशों पर प्रदूषण रोकने, जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने, विकास योजनाएं लागू करना जिसमें मौसम बदलाव ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन जो है जैव विविधता का ही संरक्षण करना और विश्व में जैव विविधता के लिए उपयोगी बनाना उसको। तो ये इनका काम था। आगे आ रहा है हमारा सतत विकास पर भी विश्व शिखर सम्मेलन। सतत विकास पर शिखर सम्मेलन क्या था? कि 2002 में जोहान्सबर्ग का शिखर सम्मेलन प्राकृतिक सतत विकास पर संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करके जो पृथ्वी ग्रह है उसको बचाया जा सके। यानी संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग किया जाए कि हमारा जो पृथ्वी ग्रह है उसको भी बचाया जा सके। प्रतिनिधियों का ध्यान परिणामों पर केंद्रित था, न कि सरकार के नागरिक समाज और निजी क्षेत्र द्वारा की गई बातचीत पर। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो ये प्रतिनिधि थे इनका ध्यान जो परिणामों पर था, ना कि सरकार और नागरिक क्या कह रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है उस पर। अगला पॉइंट है, प्रभावी संयुक्त राष्ट्र भूमिका में बाधाएं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण में सुधार अनेक पूर्ण कदम उठाए गए इन्होंने, परंतु स्थायी विकास के मार्ग में कुछ जटिल कठिनाई भी पाई इन्होंने। और सन 1988 में यूएनईपी, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोग्राम। ठीक है, तो उसने जैव विविधता पर विशेषज्ञों की एक जो है तदर्थ कार्य समूह की स्थापना करी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट पर आधारित जो है यूएनईपी तकनीक और कानूनी विशेषज्ञ समूह की स्थापना करी, जो कि कानूनी दस्तावेजा पर काम कर सके, कि कानून के अकॉर्डिंग ही ये काम किया जा सके। और यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और विश्व बैंक ने
यूएनईपी के बजट को दिलवाने के लिए एक बड़े वैश्विक पर्यावरण कार्यक्रम की पहल करी। ठीक है, अगले उन्होंने किस चीज़ पर काम किया? उत्तर दक्षिण विभाजन। रियो सम्मेलन में पाया गया कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर उत्तर और दक्षिण में मतभेद थे। उत्तर दक्षिण में जो है जर्ज प्लाज्म के लिए एक अटूट उपयोग करना चाहता था, परंतु दक्षिण में बराबर का तकनीक ज्ञान और लाभ अनुपात नहीं मिला। दूसरी ओर विकासशील देश तकनीकी और लाभ में हिस्सेदारी की शर्त पर आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग का मन बना रहे थे। बाद की बैठकों में बहस इसी तरह से मुद्दों पर केंद्रित रही। आगे कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं ये क्या काम करती थी? समय के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र निकायों को वित्तीय और देशों के समर्थन से संबंधित बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यानी कि वित्त रिलेटेड, धन से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो, और देश के समर्थन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और एक और जहाँ विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के बीच में असमान संबंधों पर प्रकाश डाला, वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने उनको वित्तीय योगदान पर रोक लगाई। यानी कि जो विकासशील देश है, जिसमें कि हमारा भारत भी आता है, विकासशील देश है, उन्होंने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के बीच में असमान संबंधों पर प्रकाश डाला कि हमारा संबंध जो समान नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने क्या किया कि वित्तीय योगदान पर रोक लगा दी कि जितना भी योगदान दे रही है अंतर्राष्ट्रीय सरकार विकासशील देशों को पैसे से रिलेटेड कोई भी हेल्प कर रही है तो अमेरिका उस पर जो है रोक लगा दे रहा है कि भाई नहीं, तुम्हें नहीं करनी है। तो ये चीज़ है। फिर वही दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वित्तीय पर रोक लगा दी। यह पाया गया कि विभिन्न महत्वपूर्ण संरचनात्मक संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं में अपेक्षित थे। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन में वैश्विक व्यापार को नियमित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और समय के साथ यह भी एक अधिक शक्तिशाली हो गया है। विश्व व्यापार का संगठन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है इसका कि सभी व्यापार संबंधित विसंगतियों को हटाना है और विश्व व्यापार संगठन में आम परिषद व्यापार और पर्यावरण पर स्थापित की है जिससे कि विशिष्ट नियम और व्यापक कार्यक्रम जो है बनाए जा सके जिससे कि लोगों का उद्धार हो सके। अगला है संयुक्त राष्ट्र की भविष्य में क्या भूमिका रहेगी। तो पहले जो बताया जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र किस प्रकार से सामाजिक विकास और उच्च जीवन स्तर के लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए समाधान में योगदान कर चुका है। तो ये सत्य बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे उनके पास ऐसे देश भी होते हैं जो कुछ ऑब्जेक्शन कर देते हैं, तो उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन, इसमें क्या योगदान रहा इनका? गत वर्षों में ही विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन एक ज्वलंत विषय है। इस विषय में कई प्रस्तावनाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र का उत्तरदायित्व विश्वव्यापी है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के ढांचे को नया स्वरूप देना बहुत जरूरी है ताकि वह 21वीं सदी की जो यानी अब की सदी की जो चुनौतियां इसका सामना कर सके। और यूएनईपी ने विश्व भर में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करे हैं। ठीक है, जिसमें कि सरकार के साथ साथ कृषि और उद्योगों पर भी इन्होंने कार्य किया है। अब है विश्व पर्यावरण संगठन। पर्यावरण विषय जो है 15 साल से अधिक के बैंक सुधार आंदोलन में अग्रणी धर पर है। ठीक है, और 1980 में शुरू होते होते विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश को परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए विश्व बैंक गंभीर आलोचनाओं ने सामने आई कि भाई किस तरीके से सहायता की जाएगी। जो भी लोग विकासशील देश हैं उनकी विश्व बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने में हुई असतर्कता के कारण पर्यावरण चिंतकों को 1990 में दूसरी पीढ़ी को नीतियों का सामना करना पड़ा कि किस तरीके से ऋण दिया जाएगा, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि उनको जो लाभ हो सके हमारे जो ये विकासशील देश हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन यही था कि पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही है, तो इसका आंसर जो है यही था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले भूमंडलीकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आंसर है इसका कि जो भूमंडलीकरण ने जो अर्थव्यवस्था में व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा वित्त व्यवस्था को परिभाषित किया है, इसने अर्थव्यवस्था के मध्य वस्तुओं की प्रवाह को गति प्रदान की है। और भूमंडलीकरण के आर्थिक विकास का आरंभ जो 1980 में हुआ। तेजी से व्यापार की गति होती रही, निवेश सेवा क्षेत्र में अपार वृद्धि हुई। भूमंडलीकरण प्रौद्योगिकी और व्यापार और वित्तीय पूंजी के संबंध में देखा जा सकता है। और फिर ये कह रहे हैं कि इसकी जो है मुक्त व्यापार और पर्यावरण, इसमें क्या इसका योगदान रहा है। और फिर है भूमंडलीकरण। अब पहले हम जान लेते हैं कि भूमंडलीकरण होता क्या है। भूमंडलीकरण ने विश्व वातावरण को बदल कर रख दिया है। भूमंडलीकरण ने सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, वित्तीय जो परिभाषा है उनको बदल दिया है। भूमंडलीकरण का पर्यावरण पर
सतत विकास पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ा है। इसके आर्थिक वृद्धि सहयोगी संस्थाओं में बढ़ोतरी हुई है। विश्व वातावरण को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमारे वातावरण को शुद्ध रखना जरूरी है। और क्योंकि कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे जो है कोई भी विनाशकारी नीतियां जो है लागू कर दी हैं, जिससे कि प्राकृतिक संसाधन और बड़ी संख्या पर लोग जो हैं इस पर निर्भर बिल्कुल ज़्यादा हो गए हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंची है। ओजोन परत में गिरावट आई है, पर्यावरण में कमी आई है, एसिड वर्षा बहुत ज़्यादा हुई है, समुद्री स्तर में बढ़ोतरी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय चिंतन का ये विषय बन गया है। और वायु और जल प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। वनारोपण आप किसी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से वनों को नष्ट किया जा रहा है। और इसी तरीके से एक तरफ भूमंडलीकरण का प्रभाव जो है पर्यावरण पर छूटा है, दूसरी ओर जो है इसका गति, दिशा और स्तर में प्रभावित किया है। इसी कारण से कि पर्यावरण संसाधनों ने आर्थिक भूमंडलीकरण को ऊर्जा प्रदान की, किंतु हमारी सामाजिक और आर्थिक नीतियों का कारण निम्न पर्यावरण समस्याओं का सामना जो करना पड़ा है, जो कि भूमंडलीकरण के कारण ही उत्पन्न हुई है। भूमंडलीकरण ने वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं के विकास का जो माध्यम बनाया है, किंतु इसने अपनाई जो तकनीकियां हैं उससे कि हमारे पर्यावरण खतरे में आ गया है। और इसी प्रतिस्पर्धा की होड़ के कारण नई नई तकनीकों का विकास हुआ, जो कि कहीं ना कहीं हमारे हर पर्यावरण को खोखला करती जा रही है। तो यही क्वेश्चन मैंने पिछले उसमें भी आपको कराया हुआ है। तो ये पहले तो भूमंडलीकरण मैंने बता दिया, और फिर मैंने आपको बताया इसकी बदलती प्रवृत्ति किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिससे विकास हुआ है। तो इस तरीके से देश में विकास हो रहा है। आगे है कि मुक्त व्यापार और पर्यावरण। मुक्त व्यापार पर्यावरण क्या है कि जिसमें कि भूमंडलीकरण विश्व स्तर पर मुक्त व्यापार पर जोर देता है कि खुला व्यापार होना चाहिए। विश्व वित्तीय और व्यापार संगठन के दबाव के कारण बहुत से देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार करना पड़ा, कि जिसमें कि हम खुले तरीके से वो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकें। किंतु यहाँ से बहुत से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कारक हैं जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, और जिसके कारण से अधिक निवेश जोर देने के कारण अधिक उत्पादकता वाली तकनीकों का अपनाया जा रहा है, कि जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो वो चीज़ें इनको अपना रहे हैं, जो पर्यावरण के हित के बारे में ही सोच रहे कि उस चीज़ के बारे से पर्यावरण को कितना नुकसान हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं इसमें कि भूमंडलीकरण ने विश्व वातावरण को जो बदल दिया है, उसमें मैंने बताई दिया आपको किस तरीके से इसने हमारे ओजोन लेयर पर भी प्रभाव डाला है। हमारी तकनीकों के कारण जो है वनारोपण में कमी आई है, जलवायु प्रदूषण हुआ है। इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी जो है ओजोन लेयर को भी खतरनाक नुकसान पहुंचा है। नई नई तकनीकों के कारण जो है यहाँ पर हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि पर्यावरण जो है ना धीरे धीरे खोखला हो रहा है। तो जिसका परिणाम आज हमारे समक्ष जो सामने आ रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम देश कहाँ से रहेंगे, हम जिंदा कहाँ से रहेंगे अगर पेड़ पौधे जलवायु नहीं रहेंगे। तो जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय समाजों के सम्मुख बड़ी समस्या बन गया है, न केवल पृथ्वी के लिए ही बल्कि हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, बल्कि आर्थिक, उद्योग और सामाजिक जीवन के लिए तो हानिकारक है ही। जलवायु परिवर्तन एक गहन समस्या आ गया है, जिसका समाधान विश्व स्तर पर जो सोचने का विचार है, इस सभी स्तर पर लोगों को ऐसा सहयोग देना चाहिए, परंतु लोग सोचते नहीं है इसके बारे में। जलवायु परिवर्तन के सबसे अधिक प्रभावों को अल्प विकसित देशों को झेलना पड़ता है। जो विकसित नहीं है ना देश, उनको इन प्रॉब्लम का समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि जो विकसित हो चुके हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। तो मुख्य रूप से दक्षिण के जो देश हैं जलवायु परिवर्तन से जो है सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने नकारात्मक इसका वैश्विक ताप, सूखा, मरुस्थलीकरण, प्राकृतिक आपदाएं, संक्रामक रोगों का इन्होंने सामना करा है, जितनी बीमारियां पनप गई हैं। और पर्यावरण मुद्दों के लिए एक लंबे समय से ये व्यवस्था जो है इसकी ज़रूरत है। इस समय ऐसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है जो भविष्य में जो है समाधान कर सके हमारे देश के लिए, और हम जो है अपनी इन समस्याओं से लड़ सके, इसके लिए काम हो सके। तो ये वीडियो इतना ही था, इसमें 2 क्वेश्चन है, और मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ। अभी मैं शॉर्ट इसलिए डाल रही हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन की वीडियोज़ डाल रही हूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाने के लिए। तो आप अच्छे से इसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अच्छा लगे तो कमेंट करना, बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर